हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अमन बायो रिसर्चर में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कुछ ऐसे इसेंशियल रिसर्च स्किल्स, कुछ ऐसी रिसर्च स्किल्स जो कि ज़रूरी हैं अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपके अंदर कुछ रिसर्च स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। कैसे, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर आपने कहीं पीएचडी एग्जाम में एडमिशन ले लिया है, जस्ट एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, बिना फॉरवर्ड किए हुए देखिए। कुछ ऐसे स्किल्स जिसके बारे में जानना जरूरी है वो हैं, सबसे पहले तो आपकी लिटरेचर रिव्यू कैपेबिलिटीज। आप लिटरेचर कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे रिव्यू कर सकते हैं। कुछ लेबोरेटरी टेक्निक्स जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। डेटा एनालिसिस होते हैं जिनके जो कि हम कैसे किसी डेटा को एनालाइज करते हैं और कैसे उनसे कंक्लूजन निकालते हैं। अगली चीज़ होती है साइंटिफिक राइटिंग। जो नॉर्मल राइटिंग और साइंटिफिक राइटिंग में क्या फ़र्क है, कैसे कैसे हम उसको साइंटिफिक राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हम उनको लिख सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हें भी पहचानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना है कि जो हमारी लिटरेचर रिव्यू स्किल है वो क्या होती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। ओके, लिटरेचर रिव्यू स्किल मतलब कि जो साइंटिफिक लिटरेचर्स हैं, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो चाहे रिव्यू आर्टिकल हो, उनको कायदे से पढ़ना होता है, उनसे इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। ओके, तो जो साइंटिफिक डेटाबेसेस हैं, अगर आप उन्हें खंगालना जानते हैं, उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करना जानते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी साइंटिफिक डेटाबेस हैं उनसे रिलेवेंट पेपर्स कैसे सर्च किए जाएं। इसके अलावा जो रेफरेंस मैनेजर्स हैं, जैसे कि आपका मेंडले हो गया या फिर जोरेटर हो गया, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, और जो पेपर को पढ़ने का जो स्ट्रेटेजिक तरीका क्या होता है। कई बार जो आपने देखा होगा कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो अच्छे अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो पूरा पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो पेपर के कुछ सेक्शंस पर को ध्यान से पढ़ते हैं और पूरे पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है वो जान जाते हैं। ओके, सो तो रिमेंबर, यू विल बी रीडिंग हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स ड्यूरिंग योर पीएचडी। अपने पीएचडी में आप पता नहीं कितने सैकड़ों पेपर्स पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको हर एक पेपर को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कुछ इसके स्पेशल सेक्शंस को पढ़ने की जरूरत होती है, जिससे कि आप जाने कि ये पेपर काम का है या नहीं है। सो दीज स्किल्स आर एब्सोल्युटली क्रूशियल। ये स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, जो रिसर्च पेपर होता है उनको समझना होता है। तो सबसे पहले अगर आप रिसर्च पेपर कोई भी पढ़ रहे हैं तो फोकस करिए एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पर। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन जब आप पढ़ते हैं, जब आप समझते हैं, तब क्लियरली पता चल जाता है कि इस पेपर में क्या क्या किया गया है। उसके बाद अगर वो चीज़ आपके रिलेवेंट है तो आप फिर फोकस करिए मेथड पर। ओके, कि जो मेथडोलॉजी है जो यूज की गई है उस रिसर्च में, क्या वो आपके रिलेवेंट है या नहीं है। तो उसके बाद आप जो रिजल्ट्स हैं उन पर फोकस करिए और उनको एनालाइज करिए। इस पेपर में जो उन्होंने मेथडोलॉजी यूज की उससे क्या क्या रिजल्ट मिला और क्या क्या उससे कंक्लूजन निकाला गया। ओके, स्टार्टिंग में आप 2 से 3 पेपर पर वीक पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 पेपर अपने मतलब का लिटरेचर, जो डाटाबेसेस हैं साइंटिफिक डाटाबेस, वहां से आप खंगालिए, उनको पढ़िए और फोकस करिए उन पेपर को समझने का। और जरूरी नहीं कि अगर आपने 3 से ज़्यादा पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। नहीं, आपको 2 ही 3 पढ़ने हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ध्यान से पढ़ने हैं, हर एक पेपर की एक एक चीज़ को समझना है। ओके, उसके अलावा लेबोरेटरी स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप एक लैब में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस लैब के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज करना आपको आना चाहिए। जो पाइपेटिंग टेक्निक्स हैं, सॉल्यूशन प्रिपरेशन की एक्यूरेसी है, चीज़ों को स्टेराइल करने की जो टेक्निक्स है, जो प्रॉपर लैब की नोटबुक्स बनाने की जो डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स हैं, उन पर आपको ध्यान देना आना होगा।
क्योंकि ये लेबोरेटरी स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो आप न केवल अपना बल्कि आपके जो लैबमेट्स हैं उनकी भी मेहनत बर्बाद करोगे। ओके, सो अगर आपको ये स्किल्स आती हैं तो आपका जो वर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता चला जाता है। ओके, अगली चीज है सेफ्टी की। लेबोरेटरी सेफ्टी। सेफ्टी एक ऐसी चीज है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो सेफ्टी के लिए जो प्रॉपर आपका पीपी किट होती है या फिर जो प्रॉपर आपका एप्रन होता है, शूज होते हैं, उनको आपको वियर करना होता है। जो केमिकल ग्लासेस होते हैं, ग्लव्स होते हैं, उन्हें आपको यूज करना आना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो केमिकल हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स हैं, एसिड कैसे हैंडल किया जाता है, बेस कैसे हैंडल किया जाता है, वोलेटाइल कंपाउंड्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, जो इन्फ्लेमेबल कंपाउंड्स हैं उसे कैसे हैंडल किया जाता है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स हैं, ऐसे कौन से केमिकल्स जो बायोलॉजिकली हैजार्डस हैं, उनको आपको जानना होगा, उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा लैब में जो वेस्ट होता है उसे कैसे मैनेज किया जाता है, लैब में जो हमारी टिप्स निकलती हैं, लैब में जो हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, वेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर है डेटा एनालिसिस फाउंडेशन। आपने जो आपको अगर कोई डेटा मिल रहा है तो आप उसको कैसे एनालाइज करोगे। ओके, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक पी वैल्यूज, कोई भी रिजल्ट निकला तो उसकी पी वैल्यू क्या है, कि इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे एनालाइज किया जाए, ये आपको आना चाहिए। और आपको अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना भी आना चाहिए। कहाँ पर हम एनोवा लगाते हैं, कहाँ पर दूसरी टेक्निक्स लगाते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो डेटा के विजुअलाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भी आपको समझना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर आप एक बेसिक लेवल पे हैं तो सबसे पहले आप एक्सेल से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जो फील्ड है रिसर्च का वो डेटा एनालिसिस की तरफ ही मूव कर रहा है तो जो एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे आर हुआ या पाइथन हुआ, इन पर आप फोकस कर सकते हैं, इनकी तरफ आप जा सकते हैं। बात करें डेटा विजुअलाइजेशन की, तो डेटा विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इफेक्टिवली जो आपके फाइंडिंग्स हैं उसको वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है। आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट लगाया, उसके जो रिजल्ट निकले हैं उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, और उसके बाद क्या डेटा बन रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या असर पड़ रहा है, टाइम बढ़ाने से क्या असर पड़ रहा है, डाइल्यूशन करने से आपके रिजल्ट पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं ये आपके डेटा में कैसे शो हो रहे हैं, इसे आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। ओके, इससे क्या होता है कि जो आपकी रिसर्च है वो दूसरे एक्सेस कर सकते हैं, क्लियरली उसको समझ सकते हैं। ओके, सो आपको फोकस करना है कि आप ऐसे फिगर्स क्रिएट करें जो कि क्लियर हो, एक्यूरेट हो और विजुअली अपीलिंग हो, जिसको देख करके ही समझ में आ जाए कि हाँ इस फिगर से आप क्या समझाना चाह रहे हैं। ओके, साइंटिफिक राइटिंग। दोस्तों नॉर्मल राइटिंग और साइंटिफिक राइटिंग में फर्क होता है। साइंटिफिक राइटिंग में हम साइंटिफिक टर्म्स यूज करते हैं जो कि स्पेशल प्रोफेशन के लोग ही समझ सकते हैं। सो आपको ये राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी। आपको एक क्लियर कॉन्साइज साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर लिखना है, कॉन्साइज लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि एक जो आइडियाज है उसका एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। ठीक है, एक स्टोरी बननी चाहिए कि हाँ आपके अंदर ये हाइपोथेसिस थी, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसे हाइपोथेसिस टेस्ट की, ये रिजल्ट्स निकले, उससे ये कंक्लूजन निकला। ये आइडियाज आपको फ्लो होना चाहिए और उससे आप इसके अलावा आप प्रॉपर साइटेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अभी से ही जो कुछ आप रिसर्च पेपर हैं, 1, 2, 3 कुछ भी रिसर्च पेपर लीजिए और उसको समराइज करना शुरू करिए और अपने सीनियर से उस चीज को चेक करा सकते हैं, सीनियर्स के उसमें राय ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल्स। हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल लिखने की रिसर्च प्रपोजल्स हम कैसे लिख सकते हैं और वो हमारी पीएचडी में कैसे हेल्प करता है, इस पर बात करते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल्स आपको पता ही है कि लिखे जाते हैं ताकि आपके जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो आपके फंड्स प्रोवाइड कर सकें आपकी पीएचडी के दौरान, आपके रिसर्च के दौरान। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है कि आप किस हाइपोथेसिस पर वर्क करना चाहते हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो आप
एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे कौन कौन से लॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आप परफॉर्म करेंगे, जो कि आप यूज करेंगे उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ओके, और उसके अलावा आपको एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बनाने की जरूरत पड़ जाती है, यानी एक ऐसी टाइमलाइन जो कि रियलिस्टिक हो, ना बहुत ज़्यादा स्लो हो, ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में ही अपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। ओके, अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, जिससे कि आपको अपने पीएचडी के दौरान ग्रांट मिल सकती है। ओके, बात करते हैं कुछ एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स की। ठीक है, ये सॉफ्ट स्किल्स अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, कुछ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ताकि आप अपने एडवाइजर से, जो अदर रिसर्चर्स हैं, जो अदर प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टीज हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के हैं, उनसे भी आप प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, आपके अंदर नेटवर्किंग एबिलिटीज होनी चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से भी बातें कर सकें, जान सकें कि वहाँ के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और उनसे आपको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल, आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। ओके, ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ओके, ये स्किल्स दीज ऑफन डिटरमाइन योर सक्सेस एज मच एज टेक्निकल स्किल्स टू। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर टेक्निकल स्किल तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये स्किल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीएचडी के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो इन सारे स्किल्स को भी आपको ध्यान देना होगा। कंक्लूजन में यही कहना चाहते हैं कि यू डोंट नीड टू परफेक्ट ऑल दीज स्किल्स बिफोर स्टार्टिंग। ऐसा नहीं कि आपके अंदर सारी स्किल्स में आपको परफेक्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप पीएचडी के दौरान जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन अगर आपको पहले से ही इस बारे में कुछ बेसिक आइडियाज हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपने कई बार देखा होगा या फिर अपने कई बार एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आपका कोई रिसर्च पेपर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर साइंटिफिक राइटिंग एबिलिटी है या नहीं, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की एबिलिटी है या नहीं है। तो ये स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। तो आप परफेक्ट बनने की नहीं, बल्कि इन चीज़ों के बारे में बेसिक्स अपने क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अगर आप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस आप नीचे दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अनदर सेम थिंग, पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉरएवर। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।